Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को, उसके ड्रॉबैक्स को एंड बोहर मॉडल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जे थॉमसन ने एक एटम का मॉडल दिया था जो कि क्या था, स्फीयर था। और उन्होंने बोला था कि उनके मॉडल के अंदर मतलब एटम के अंदर सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो फैले हुए हैं, ठीक है, स्प्रेड हो रखे हैं। तो रदरफोर्ड ने इसी चीज़ को चेक करने का ट्राई करा कि क्या सही में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर फैले हुए हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल को तैयार करा ईयर 1909 में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय गीगर एंड मार्स्टन अंडर द डायरेक्शन ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे बहुत सारे साइंटिस्ट के अंदर, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको तैयार करा था, ठीक है। तो इन्होंने इस मॉडल के अंदर करा क्या था, इन्होंने इस मॉडल के अंदर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली थी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कोई भी पार्टिकल जाएगा तो वो चमकेगा, ठीक है। तो ऐसे स्क्रीन को बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और बीच में इन्होंने रखी एक गोल्ड की फॉइल। अब यहाँ पे बीच में गोल्ड की फॉइल ही क्यों रखी, क्योंकि गोल्ड एक तरीके का होता है मैटर, ठीक है। और मैटर के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन्होंने और लिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्यों लिए, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है। इनका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये एक डबल चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है कि ये एक डबल चार्ज हीलियम आयंस होते हैं, ठीक है, जिनका जो मास होता है वो 4u होता है। ये फास्ट मूविंग होते हैं विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ये बहुत जल्दी मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, बहुत सारी एनर्जी के साथ, ठीक है। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करा कैसे, देखो इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल के पास भेजा, ठीक है। और अगर तो ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होके गोल्ड फॉइल से रिफ्लेक्ट होके अगर तो वो वापस आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो सही में स्प्रेड हो रखे हैं। और अगर तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इसको क्रॉस करके, गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके उसके पार चले गए, ठीक है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके उस साइड चले गए, तो इसका मतलब जो एटम है वो खाली है, उसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है ही नहीं, ठीक है। और हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को भेजा तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इसको क्रॉस करके बाहर चले गए इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, ठीक है। इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके वो स्कैटर होने लग गए। अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे चले गए। और कुछ पार्टिकल्स, मतलब बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गए। और बहुत कम, मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल तो ऐसा है जो पूरा 180 डिग्री पे वापस आ गया, मतलब जैसे गया वैसे ही वो वापस आ गया। अब इसका मतलब है क्या, ठीक है, देखो जैसे अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इसको क्रॉस करके गए, तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फैला तो नहीं हुआ। अगर वो फैला हुआ होता तो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाते, ठीक है, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाते, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो वो दोनों क्या कर जाते, रिपेल कर जाते, वो क्रॉस ही नहीं कर पाते अल्फा पार्टिकल्स। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो है, मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड नहीं हो रखे। सेकेंड है, और कुछ पार्टिकल देखो यहाँ से स्प्रेड होके वापस भी आ गए। अब देखो कुछ पार्टिकल स्प्रेड होके जो वापस आए हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स तो है लेकिन वो स्प्रेड नहीं हो रखे, वो बहुत छोटी सी जगह पे कंजस्टेड है, मतलब बहुत छोटी सी जगह पे बंधे हुए हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स, ठीक है। इनकी ऑब्जर्वेशन में क्या है, देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 99 पार्टिकल्स जो है, 99% पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके चले गए थे स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, और कुछ पार्टिकल्स, जैसे कि हमने देखा जब अल्फा पार्टिकल्स को भेजा था तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गए। और वेरी फ्यू, मतलब 1 आउट ऑफ 12,000, मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो पूरा 180 डिग्री पे जाके डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब जैसे गया वैसे ही वो वापस आ गया,
ठीक है। यहाँ से देखो कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। मतलब बहुत सारा जो एटम के अंदर स्पेस है वो एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि उस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे थे कि जो कि उसको क्रॉस करके स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए थे, मतलब सीधा क्रॉस करके उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे चले गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस ऐसा है जो खाली है। ठीक है। सेकेंड, इन्होंने क्या करा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक है। इन्होंने मतलब रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी है किसकी? न्यूक्लियस की। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस एज ओनली सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ। देखो क्या हुआ था, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो रिफ्लेक्ट होके वापस आए थे। तो इसका मतलब क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो एटम के अंदर है, लेकिन वो बहुत कम स्पेस के अंदर है, बहुत कम स्पेस के अंदर है, और उसी को इन्होंने बोला है न्यूक्लियस। ठीक है। अब न्यूक्लियस का जो साइज है, मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठा हो रखे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ज़्यादा कम है एटम से, मतलब 10⁵ टाइम्स कम है न्यूक्लियस। ठीक है, उसका साइज। एंड मास कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में मास कितना है? अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी। अल्फा पार्टिकल्स जो देखो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। ठीक है। देयर मस्ट बी समथिंग वेरी इनसाइड हैवी इनसाइड द एटम। अब देखो एक ऐसा पार्टिकल है जो रिफ्लेक्ट होकर पूरा 180 डिग्री पे वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या है, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, तभी तो वो जो एक पार्टिकल ऐसा था जो सीधा गया एंड सीधा रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। ठीक है। हैवी पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स भी हैवी था, तो उसके अंदर जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है ना, जो एक जगह इकट्ठा हो रखे, जिसको इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, वो सीधा वापस आ गया, अल्फा पार्टिकल्स टकरा के सीधा वापस आ गया। तो इसका मतलब वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी है, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, तो रदरफोर्ड ने एक एटम का न्यूक्लियर मॉडल निकाला 1911 में इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके। ठीक है। तो इन्होंने बोला देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो इन्होंने यहाँ से किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। इन्होंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है एटम के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और जो प्रोटॉन है ना, उसकी भी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने ही करी थी। ठीक है। कैनाल रेस में हमने क्या देखा था कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी, डिस्कवर होना स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी, किसने? रदरफोर्ड ने, इन द ईयर 1911। ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, मतलब एटम का जितना भी जो मास है सारा का सारा, वो सारा का सारा किसके अंदर प्रेजेंट है? एटम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब जो माइनस वाला चार्ज है, जैसे कि हमने जे थॉमसन के मॉडल में पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें घुसे हुए हैं, एम्बेडेड है। लेकिन रदरफोर्ड ने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं ऐसे। ठीक है। वो क्या करते हैं? एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का जो साइज है, ये जो साइज होगा ना न्यूक्लियस का, वो एटम के बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है। मतलब एटम से 10⁵ टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस। उसके बाद देखो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, मतलब वही है कि उसका जो साइज है वो छोटा ही है। अब देखो जैसे कि स्टडी आगे आगे बढ़ती गई, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट और आते गए, तो रदरफोर्ड के एक और स्टूडेंट आए जिन्होंने रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो गलत बताया। ठीक है। गलत क्यों बताया वो देखते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ऑर्बिट बट इलेक्ट्रॉन बिंग चार्ज पार्टिकल विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ, मतलब ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे। अब देखो कोई भी पार्टिकल्स है जब वो मूव करता है, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। ठीक है। और अगर तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे, और ये अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे तो ये किसके अंदर गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। और अगर तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर के फिर तो एटम जैसी कोई चीज ही नहीं बचेगी।
ठीक है। दिस विल मेक एटम इज हाईली अनस्टेबल। ये क्या बनाता है, एटम को हाईली अनस्टेबल बनाता है। टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, नील बोहर इन 1912 प्रपोज मॉडिफाइड मोड ऑफ एन एटम। ठीक है, इस ड्रॉबैक से मतलब इस ड्रॉबैक को क्लियर करने के लिए रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट आए जो कि कौन है, नील बोहर। इन 1912 इन्होंने एक मॉडिफाइड एटम का मॉडल बनाया। ठीक है, अब इनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इस एटम के अकॉर्डिंग क्या था, मतलब इस एटम के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने ना कुछ बोहर ने कुछ पॉस्टुलेट दिए थे। ठीक है, मतलब एटम के बारे में कुछ कुछ बताया था, जो कि क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल डिस्क्रीट ऑर्बिट विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास एक फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। मतलब वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करते। जैसे हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी एक फिक्स ऑर्बिट में ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसके आसपास घूमते हैं। ठीक है, ईच ऑर्बिट हैज़ अ डेफिनिट एनर्जी एंड इज कॉल्ड द एनर्जी शेल। अब हर एक जो ऑर्बिट का जो एनर्जी होती है, हर एक ऑर्बिट के पास अपनी एक एनर्जी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल बोलते हैं। अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अपने ही ऑर्बिट में घूमता है, अपने ही ऑर्बिट में रोटेट करता है ना, तो वो कोई भी एनर्जी को रेडिएंट नहीं करता। मतलब वो कोई भी एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करता है, ना तो वो एमिट करता है। ठीक है, मतलब ना ही तो वहाँ पे एनर्जी का गेन होता है, ना ही तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डेसिग्नेटेड एज के, एल, एम एंड एन शेल्स। ठीक है, और जो ऑर्बिट होते हैं, मतलब जो एनर्जी लेवल होते हैं, उनको भी नाम दे दिए के, एल और एम एन शेल। ठीक है, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल इज टू बी सेड इन ग्राउंड लेवल। इसका मतलब देखो क्या है, जैसे कि इन्होंने एक लाइन बताई, जो कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी शेल्स बनाई गई। फर्स्ट शेल है के शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल है के शेल, और ये जो के शेल होती है, ये ग्राउंड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट क्या क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लोएस्ट होता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा लोएस्ट होती है के शेल में। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के एकदम पास है। उसके बाद आती है एल शेल, जिसके अंदर एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके बाद आती है एम शेल, जिसके अंदर एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, एंड एन शेल, जिसके अंदर उससे भी ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे शेल्स आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे एनर्जीज भी आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और देखो इनकी ना के शेल्स की, मतलब इनकी भी एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, और हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था वैलेंसी वाले टॉपिक में, कि जो के वाली शेल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकती है। इसकी कैपेसिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड करके रखेगी। और जो एल शेल है, एल शेल की कैपेसिटी होती है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके रखेगी, होल्ड करके रखेगी। ठीक है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर नहीं आएंगे। और जो एम शेल है, एम शेल की कैपेबिलिटी कितनी थी, एम शेल की भी 8 ही थी। ठीक है, और जो एन शेल है उसकी है 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने की। ठीक है, अब देखो इनका तीसरा पॉस्टुलेट क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल टू अनदर। देखो, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को तभी एमिट करेगा या तभी एब्जॉर्ब करेगा जब वो एक से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है। अगर तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर तो वो इस शेल पे किया तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को या तो एमिट करेगा या तो वो एब्जॉर्ब करेगा। या यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ इस वाली ऑर्बिट में आया तो वो भी एनर्जी को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। मतलब अगर ये अपने ऑर्बिट को चेंज करेंगे ना, तभी ये एनर्जी को एमिट करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर तो ये सिर्फ अपने ही ऑर्बिट पे घूमते रहे तो ये ना तो कोई एनर्जी को एमिट करेंगे, ना तो कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो व्हेन इट जंप हायर टू लोअर, जब ये हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, मतलब जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल से
एल शेल से के शेल में गया, मतलब वो हायर टू लोअर में गया, तो वहाँ पे एनर्जी एमिट होती है, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी निकलती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और अगर तो कोई इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर जाता है, मान लो वो के से एल में जाएगा, मतलब लोअर से हायर जा रहा है वो, अगर वो लोअर से हायर जा रहा है तो वहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। तो ये सारे के सारे क्या थे, बोहर के पोस्टुलेट्स।